यहाँ TV9 भारतवर्ष पर सबसे बड़ी ग्लोबल कवरेज आप देख रहे हैं। कीव कॉन्क्लेव, जी हाँ, वॉर जोन में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और अब वो खबर आपको बताने जा रहे हैं जिससे दुनिया की नजर इसी पर ही टिकी हुई है, यानी यूक्रेन पर, यूक्रेन की राजधानी कीव पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया है। आपको बता दें, उनके स्वागत के लिए होटल हयात में भी कई भारतीय इस वक्त मौजूद हैं और वहां स्वागत किया गया, वहां मोदी मोदी के नारे लगाए गए। अभी भी ये खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन रवाना हो गए हैं। जो इस वक्त खबर मिल रही है, हमें अपडेट मिल रहा है, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात होनी है और इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। मुलाकात होगी तो क्या बात होगी, कैसे यूक्रेन के सामने अपनी बात रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये सवाल बना हुआ है। और तस्वीरें जो दिखा रहे हैं आपको, जोरदार स्वागत हुआ है, मोदी मोदी के नारे लगाए गए। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मोदी सर, हम लोग अपलूत है। जय सर, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मोदी सर, हम लोग अपलूत है। जय तो देखिए, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यूक्रेन में लगे भारत माता की जय के नारे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। यहां पर मौजूद तमाम भारतीयों ने, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त मौजूद हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव से विपिन चौबे लगातार हर अपडेट दे रहे हैं। मनीष, दौरे से उम्मीदें तो देखिए बहुत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि राष्ट्रपति भवन थोड़ी देर में रवाना होंगे पीएम मोदी और फिर वहां पर द्विपक्षीय मुलाकात होगी प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ। कुछ जो जानकारी आधिकारिक तौर पर आपके पास आई है वो इस मुलाकात को लेकर क्या है, क्या होने की उम्मीद की जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूक्रेन रवाना होने से पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही ये बात कह दिया था कि राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत होगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक दोस्त के नाते और एक पार्टनर के नाते हम उम्मीद करते हैं कि उस क्षेत्र में शांति हो और इसके लिए वो अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। लगातार प्रधानमंत्री और जेलेंस्की के बीच जब भी बातचीत हुई है वो उस बात को कहते आए हैं, लेकिन एक पैटर्न को आप देखिए जो सबसे बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री की जेलेंस्की से मुलाकात होती है G7 समिट के दौरान, फिर उनकी पुतिन से मुलाकात होती है, आज वो जेलेंस्की से फिर मिलेंगे, अगले महीने फिर प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिक्स सम्मेलन के दरमियान पुतिन से मुलाकात होगी। तो कम से कम अपनी तरफ से प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं या फिर भारत जिस तरीके से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, हम तो शांति की बात करते हैं, लेकिन हाँ, रिजल्ट क्या निकलेगा? तो रिजल्ट यही निकलेगा कि पुतिन कह चुके हैं कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। आज 18 दिन हो गए हैं यूक्रेन की सेना रूसी क्षेत्र कुर्स्क में मौजूद है और जब तक कुर्स्क में एक सैनिक यूक्रेन का है पुतिन कम से कम बात नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होगा? यूक्रेन की तरफ से जिस तरह का एक्शन होगा वैसा रिएक्शन रूस से दिखेगा। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है तबाही ज्यादा दिखेगी और भारत की तरफ से कम इतिहास में दर्ज करने के लिए ये जरूर रहेगा कि हमने शांति की कोशिश की। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही और ये बहुत खूबसूरत मैसेज भी है पूरी दुनिया के लिए। ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है जो भारत देने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन पहुंच के। और यूक्रेन में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भारतीयों में एक अलग ही दीवानगी, एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री से मिलकर सभी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ भारतीयों से हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने बातचीत की है, सुने क्या कह रहे हैं।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच चुके हैं और कीव आने के बाद सबसे पहले वो होटल हयात पहुंचे, जहां पर उनका इंतजार कर रहे तमाम भारतीयों से उन्होंने मुलाकात की। और वो भारतीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पीएम से मुलाकात की, और सबके हाथों में तिरंगा देखकर आप समझ सकते हैं कि ये वो तमाम भारतीय, और इनके चेहरे की हंसी बता रही है कि अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलने की उत्सुकता इनके अंदर कितनी ज्यादा है और मिलने के बाद चेहरे पर खुशी कितनी ज्यादा है। आप बनारस से हैं। हाँ जी। और बनारस का प्रतिनिधित्व करते हैं मोदी जी। क्या मुलाकात हुई? बातचीत हुई? बातचीत तो ऐसे नहीं हुई, लेकिन बड़े अच्छे से सभी लोगों से मिले वो आकर के, हाथ मिलाया सबके साथ। समय की कमी होने की वजह से एक से एक करके तो बात नहीं हुई, पर बड़ा अच्छा लगा हमें देख करके। सबसे अच्छा मुझे ये लगा देख करके कि इतने सारे भारतीय हैं यहाँ अभी भी यूक्रेन में, जो अक्सर नहीं दिखते हैं। अच्छा, आप तो गुजरात से हैं जी, बिल्कुल। और आपने प्रधानमंत्री से क्या कहा? गुजरात में जब मिलते हैं तो एक बात कहते हैं, क्या कहा आपने? मैंने बोला केम छो साहब, एंड उन्होंने बोला कि मजा में बैला। बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बहुत सबसे खुशी से मिले, और बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी ने इतने प्यार से सबको मिले, और या कैसा रहा मुलाकात? क्या करती हैं आप? कितने सालों से यहाँ पर हैं? मैं अभी 6th ईयर की स्टूडेंट हूँ, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज यू डोंट गेट टू सी योर प्राइम मिनिस्टर एवरी डे, है ना। एंड 1.6 बिलियन पॉपुलेशन में से देयर वाज ओनली वन टाइम लाइफ अपॉर्चुनिटी ओवर हियर कि हम उनसे मिले। ही शुक हैंड्स विद अस, हमने नमस्ते करा, उन्होंने रिप्लाई भी दिया, नमस्ते भी कर हमसे, एंड इट्स जस्ट वेरी नाइस। मिलनी है प्रधानमंत्री से? बिल्कुल, हम 12 घंटे कल ट्रैवल करके उशगुरोत नेशनल यूनिवर्सिटी से यहाँ आए, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड वही एक्साइटमेंट उन्होंने हमें बहुत वर्थ इट लगा मिलके, बिकॉज उन्होंने हम सबसे मिलके हैंडशेक भी किया, एंड दैट वाज सररियल। लग रहा है कि यूक्रेन में प्रधानमंत्री, वो भी भारत के प्रधानमंत्री। जी, लग रहा है। एक्सपेक्टेशन थी? एक्सपेक्टेड ड्रीम था ये? ड्रीम तो नहीं था, बट ये तो ड्रीम से भी बढ़कर कुछ था जो सच हो गया। कितना सेकंड प्रधानमंत्री ने आपको दिया? दिए तो बहुत कम सेकंड्स, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। अच्छा, आप तो बनारस से आते हैं और हाथ में तिरंगा झंडा लेके आपने बताया कि हम आपके उस काशी से हैं जहाँ से आप सांसद हैं। हमने कहा सांसद जी नमस्कार। तब मतलब भोजपुरी में बात नहीं भइल कि का हो का हाल बा? नहीं, भोजपुरी में तो ना भइल, लेकिन मौका मिली तो जरूर करब। अरे क्या बात है। तो देखिए, हमारे सहयोगी विपिन चौबे जो कि इस वक्त कीव में ही मौजूद हैं, उन भारतीयों के साथ बात कर रहे थे जिनसे पीएम मोदी ने मुलाकात की है। और पीएम मोदी के स्वागत में कुछ मेडिकल छात्र भी काफी देर से उनका इंतजार कर रहे थे। उनसे बात की हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने मुलाकात के बाद। आप लोग मुझे लगता है सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और हाथों में तिरंगा झंडा है। कितने घंटे का इंतजार, कैसी रही मुलाकात, एक्साइटमेंट कितना, और प्रधानमंत्री भारतीयों से मिलकर कितने भारतीय तो उत्सुक थे? क्या प्रधानमंत्री के अंदर भी आपने वो उत्सुकता देखी? हाँ जी, मैंने देखी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होगा कि लाइक वॉर जोन है तो यहाँ कम पॉपुलेशन होगी, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था उनके एक्सप्रेशन से कि उन्हें लग रहा कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ प्रेजेंट थे, एंड लाइक और बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा था। तो लाइक बहुत अच्छा था, मतलब वो मोमेंट इज लाइक अनफॉरगेटेबल मोमेंट। आप गुजरात से आते हैं जी। एक गुजराती जब एक गुजराती भाई से मिलता है तो क्या बोलता है? क्या बोला आपने? मैंने बोला केम छो साहब। और केम छो साहब? साहब ने क्या बोला? साहब ने बोला मजा में बैला। तो लग गया कि गुजराती भाई गुजरात से कोई है, और उनको लगा कि कोई एक गुजराती इस कीव में है इतने सारे भारतीयों के बीच, तो बहुत अच्छा लगा। कितने सेकंड की मुलाकात रही? क्या कुछ पूछा नहीं, कैसे हो, कहाँ से हो? बस इतना ही, क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो बट इतना तो जरूर है कि वो सबसे प्यार से मिल रहे थे। एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी इतने लोगों से प्यार से मिलना, और खासकर युद्ध के मैदान में 10 घंटे इतने ट्रेन से ट्रैवल करके आए हैं, और सीधा सबको मिलना और ग्रीट और मीट वाज अमेजिंग लाइक दैट। कैसी रही मुलाकात? हाथ में तिरंगा झंडा, लंबा इंतजार। हाँ जी, बिल्कुल 14 घंटे का सफर करके आए थे हम, उशगुरोत से आते हैं, एंड सब कुछ बहुत ही वर्थ इट था, क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि प्रधानमंत्री जी से हम हाथ वगैरह मिला पाएंगे। इतने हम्बल वो, इतना पावरफुल उनका ऑरा, और उतने ही ग्राउंडेड इंसान वो। इट्स जस्ट वेरी अमेजिंग। भारत में मिलना मुश्किल होता है, यूक्रेन में थोड़ा आसान था। इम्पॉसिबल। कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि हम ऐसे फेस टू फेस उनके साथ होंगे, हैंडशेक करेंगे। ऑफ कोर्स हैंडशेक करेंगे, एंड वो रिप्लाई भी इतने प्यार से। एक कॉमन मैन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। डेफिनेटली ऑफ कोर्स। एंड द फैक्ट कि वॉर जोन में आकर के खुद उन्होंने मे बी इतना डिफिकल्ट है यहाँ पे ट्रैवल करना, बिकॉज एयर सर्विसेज वगैरह सब कुछ बंद है, एंड उसके बाद उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। दिस डेफिनेटली शोज इज अ पीपल्स मैन। लग रहा है। उम्मीद क्या है ये बताए, भारतीयों को उम्मीद क्या है? दुनिया को तो ये उम्मीद है कि वो शांति दूत बनकर आए हैं। एक भारतीय जो यहाँ पर स्टूडेंट है,
एक युवा जो भारतीय स्टूडेंट है यहाँ, वो क्या चाहता है? हम बस यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे मेडिकल छात्र हैं, जैसे हमारा जब ऑपरेशन गंगा हुआ था, जब इवैक्यूएशन हुआ था, वॉर स्टार्ट हुई थी, बहुत स्विफ्टली सबको सेफली घर पहुंचाया गया था। इसके बाद हम बस इतना ही चाहेंगे कि हम यहाँ से जब घर जाते हैं और उसके बाद जितने भी मेडिकल एग्जाम्स वगैरह होते हैं, ये थोड़ी यूनिफॉर्मली हो जाए। अभी रिसेंट थोड़ा सा एक वो दौर था जब कुछ भी नहीं हुआ, तो आप लोगों ने इस मेडिकल स्टूडेंट्स ने थैंक्स बोला प्रधानमंत्री को कि आपने हमको युद्ध को थोड़ी देर के लिए रोका, हमें निकलवाया, हमें घर तक पहुंचाया। मेडिकल स्टूडेंट्स ने धन्यवाद कहा प्रधानमंत्री को, क्योंकि पहला इंटरेक्शन था ये। जी बिल्कुल, मतलब ये तो अविस्मरणीय मोमेंट था हम लोगों के लिए कि 6 घंटों के लिए उन्होंने ग्रीन विंडो दी थी, जिसमें से हम निकल पाए थे। जहाँ के दूर दूर के बच्चे थे, विनित्सा वगैरह के बच्चे जो निकल नहीं पा रहे थे पहले, सुमी वगैरह की सिटी स्पेशली जो बहुत ज्यादा अटैक में थी, तो जब वो रोका गया, फिर वो वहाँ से बच्चे निकले, डेफिनेटली हार्ट थैंक यू बोला आपने? ऑफ कोर्स बोला। और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जो दुखद खबर है, नेपाल में भारतीय यात्री बस हादसे का शिकार हुए। एक बड़े हादसे का शिकार हुए भारतीय यात्री बस नेपाल में नदी में गिर गई है। 40 यात्री सवार थे इस बस में, जो बताया जा रहा है, और ये बस नदी में गिर गई। बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी और ये बड़ा हादसा हुआ है। 40 यात्री इस बस में सवार थे। नेपाल में ये बड़ा हादसा हो गया। ये अहम खबर इस वक्त आ रही है, बहुत दुखद खबर है। नेपाल में एक भारतीय पैसेंजर बस हादसे का शिकार हो गई है। जो जानकारी TV9 भारतवर्ष को मिली है वो ये कि पोखरा से काठमांडू का सफर तय कर रही थी ये बस और बीच रास्ते में नदी में जा गिरी है। खबर यह भी है कि यूपी नंबर की ये बस थी जिसमें 40 यात्री सवार थे। इस खबर पर जैसे ही हमें कुछ और अपडेट मिलेगी हम आपको फौरन बताएंगे। और देखिए, इंजना कार्की इस वक्त संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। इंजना, क्या खबर मिल रही है? भारतीय यात्रियों से भरी बस के नदी में गिरने की खबर है, क्या पता चला है? ये बस काठमांडू से आबू खैरेनी के लिए तनहू जिला की आबू खैरेनी नदी में गिर गया है। बस में 40 लोग हैं। पुलिस के मुताबिक 40 लोग में 40 लोग का अभी क्या हुआ, मौत हुआ और नहीं हुआ, घायल हुआ, ये अभी तो ये पता नहीं चला। लेकिन वो बस पहाड़ के इलाके में, नदी के मरसंगी नदी के इलाके में गिर गया है। तनहू के लिए वो मरसंगी नदी में वो बस गिर गया था। ये क्या पहाड़ी इलाका है जिसका आप जिक्र कर रही हैं जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है? ये काठमांडू से पहाड़ी इलाका मानता है, लेकिन इतना पहाड़ी नहीं है क्योंकि नेपाल के जगह हर स्टेशन हिल स्टेशन है, इसके लिए इतना वो भी नहीं था। ये हो सकता है कि नेपाल में भारी बारिश हो रहा है, ये बारिश की वजह से भी रोड हिला रहा है, इसके लिए भी ये हो सकता है। क्योंकि बस का हालत जो देख रहे हैं हम विजुअल में, वो उसमें फिसल गया था बस थोड़े, तो इसके लिए ये भी हो सकता है कि यहाँ के रोड जो आबू खैरेनी के यहाँ से रोड से अंदाज करके ड्राइवर लिया था, लेकिन वहाँ के जो रास्ता था वो रास्ता ठीक नहीं, इसके लिए मेरे ख्याल में वो हो सकता है। और यहाँ के पुलिस लोग ने भी ये बता रहा है कि ये आबू खैरेनी के जो नदी के आसपास आने और जाने के रोड थोड़ा कमजोर रोड है, इसकी वजह से ये हो सकता है। आखिरी सवाल आपसे, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या चलाया जा रहा है? शुरू हो चुका है? लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है वहां पर? अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नेपाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तत्काल नेपाल पुलिस वहां भी पहुंच गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय भी पहुंच गया है, यहाँ के मिनिस्टर लोग भी पहुंच गया है। भारत के कौन से इलाके, कहाँ स्टेट का लोग थे और उसमें बच्चा कितने थे अभी तक वो पता नहीं है। इसके लिए जिस जगह ये हादसा हुआ वो लोकेशन क्या बताई जा रही है? वो लोकेशन है तनहू, काठमांडू से थोड़ा दूर है। तनहू इलाके के आबू खैरेनी नदी, मरसंगी नदी। और इंजना, इसके अलावा नेपाल प्रशासन क्या कह रहा है? इस हादसे से जुड़ी क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? ये 7 तक प्रेस मीट करने वाला है नेपाल पुलिस और यहाँ के जो तनहू इलाके मरसंगी एरिया के जो पुलिस है, वहाँ के लोकल पुलिस, वो पत्रकार सम्मेलन करने वाला है। उसके बाद में पता चलेगा कि लोग कहाँ के हैं और वो लोग कहाँ का लोग था और कितने दिन के लिए नेपाल आया था, वो विजिट करने आया था और यहाँ के, ये अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। इंजना, अच्छा ये बताइए कि क्या ये कंफर्म हुआ है कि बस जो है वो यूपी नंबर की थी, भारत की बस है?
हाँ, ये हो सकता है क्योंकि वो नंबर का थोड़ा वो भी नहीं आ रहा है। वो थोड़ी देर में पता चलेगा। वो नंबर तो वही है कि यूपी का नंबर है। थोड़ा अभी मैंने पूछताछ किया पुलिस से, वो बोल रहा था कि वो यूपी का नंबर है, इसके लिए यूपी का हो सकता है। वो कंफर्म नहीं है लेकिन वो नंबर यूपी का हो सकता है। ठीक है अंजना, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, और भी अपडेट हम आगे आपसे लेंगे। अंजना कार्की हमारी संवाददाता ये जानकारी दे रही हैं कि यूपी का नंबर हो सकता है। हमारे पास भी ये जानकारी सामने आ रही है कि बस का जो नंबर है वो यूपी का था। 40 यात्री इस बस में सवार थे और ये बस हादसे का शिकार हो गई है। थोड़ा पहाड़ी इलाका है, काठमांडू के पास का इलाका है और ये बस फिलहाल नदी में जा गिरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन किस पैमाने पर, किस लेवल पर यहां चलाया जा रहा है, इसको लेकर भी अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अब लौटते हैं एक बार फिर कीव की खबर की तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं कीव और उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब अपनी ट्रेन से बाहर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए, इन तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा था आज सुबह 10 बजे से ही कि कब ये तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि 10 घंटे का सफर तय करके पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने पहुंचे हैं पीएम मोदी। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अपनी स्पेशल ट्रेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले और वहां पर मौजूद यूक्रेन के तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया। जो डेलीगेशन उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पर पहुंचा हुआ था उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। जो ताज़ा खबर हमें मिल रही है वो ये कि राष्ट्रपति भवन में मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ उनकी मुलाकात होनी है। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर जोन में कदम रखा था, कीव की धरती पर उतरे जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी ट्रेन से। उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता कीव से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, ये तस्वीरें अब हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कुछ देर पहले की, कुछ घंटे पहले की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव की जमीन पर कदम रखा। हम देख रहे हैं उनका किस तरह से स्वागत हो रहा है। इस दौरे को लेकर और क्या अपडेट आप देना चाहेंगे इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए जो रुक के हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं और सुरक्षा कारणों से ये एक डेफर्ड विजुअल्स है जिसको हम थोड़ी देर में दर्शकों तक अपडेट के तौर पर पहुंचा रहे हैं। आपको भारतीय समय के मुताबिक लगभग सुबह 10 बजे और यूक्रेनी समय के मुताबिक सुबह लगभग 7:30 बजे पीएम उस विशेष ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। सुबह लगभग 7:30 बजे वो यहाँ पर पहुंचे और 15 मिनट का सफर तय करने के बाद होटल हयात पहुंचे जहां पर वो भारतीयों से मुलाकात की। अब तो 1 घंटे का ब्रेक रखा गया था और उसके बाद थोड़ी ही देर में, क्योंकि आप देखेंगे वर्ल्ड मीडिया यहाँ पर, मैं अपने कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य से कहूंगा कि जरा एक बार टॉप एंगल तस्वीर दिखाए। पूरी दुनिया की मीडिया यहाँ पर, ना सिर्फ यूक्रेनियन मीडिया बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया यहाँ पर टकटकी लगाए प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंशियल पैलेस के ठीक बाहर हम खड़े हैं। वहां पर आकर इंतजार कर रही है कि थोड़ी देर बाद जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से द्विपक्षीय वार्ता में वो शामिल होने के लिए, बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो वो माहौल कैसा होगा, वो पल कैसा होगा, किस तरह का स्वागत, अभिनंदन और इसके साथ साथ जिस पर पूरी दुनिया की निगाह, जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि देखिए सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम शायद हमें मना किया जा रहा है कि आप प्रेसिडेंशियल पैलेस को नहीं दिखा सकते हैं। तो जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि आखिरकार वो पल आएगा कि जब एक टेबल पर आमने सामने द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत के प्रधानमंत्री और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आमने सामने बैठेंगे और बैठने के बाद डिस्कशन किया जाएगा कि आखिरकार हालात क्या हैं। और जिस बात की उम्मीद प्रधानमंत्री से की जा रही है, जिस बात की चर्चा प्रधानमंत्री कई मंचों पर कर चुके हैं, उसकी चर्चा यहाँ संभावित है। और खासकर ये चौथी मुलाकात प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से उनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये मुलाकात यूक्रेन की राजधानी कीव में और उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस में हो रही है। तो ऐसे में क्या वार्ता होती है, कितने देर की मुलाकात होती है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम बहुत डिटेल्स आपको नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ी देर में ये मुलाकात संभावित है, बातचीत संभावित है। क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ डिस्कशन होता है और उससे निकलेगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। और खासकर उसकी बात जिसकी पूरी दुनिया में आज की तारीख में चर्चा हो रही है कि रूस दौरे से वापस लौटने के बाद प्रधानमंत्री जब यूक्रेन आए हैं तो क्या संदेश लेकर आएंगे और क्या नेगोशिएशन होगी, बातचीत के टेबल पर क्या क्या डिस्कस किया जाएगा और उससे निकलेगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है प्रेसिडेंशियल पैलेस में, थोड़ी देर में वहां उनके पहुंचने की संभावना है। समीर, कोलकाता रेप मर्डर केस की
जांच तेज हो गई है। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सीबीआई की टीम निकल चुकी है। पूर्व प्रिंसिपल और 4 ट्रेनी डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है और इसी के लिए टीम निकल चुकी है। कोर्ट से सीबीआई को टेस्ट की इजाजत मिल चुकी है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और अब जो प्रिंसिपल समेत जिन जिन का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा उनसे पता चल पाएगा इस पूरे हत्याकांड के पीछे कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या क्या भूमिका रही और आगे इस मामले में और क्या कुछ सबूत इकट्ठा किए जाते हैं सीबीआई की टीम की ओर से। तो पॉलीग्राफी टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी इजाजत कोर्ट से मिली है और पॉलीग्राफी टेस्ट क्यों जरूरी है अब आपको ये बताने जा रहे हैं। घटना वाली रात का सच जानना बहुत जरूरी है कि घटना वाली रात क्या हुआ था। घटनास्थल के सारे सबूत मिट चुके हैं, क्राइम सीन मिट चुका है, तो इसीलिए पॉलीग्राफी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या अपराध में दूसरा शख्स भी शामिल था? ये सबसे बड़ा सवाल है जो वारदात के पहले दिन से पूछा जा रहा है। सच छिपाने की कोशिश तो नहीं हो रही है, ये सवाल भी पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान पूछा जाएगा जिसका जवाब मिलना बाकी है। रिकवरी या सच्चाई का पता लगाना भी पॉलीग्राफी टेस्ट में जरूरी हो जाता है। लेकिन सीबीआई के सामने इस वक्त चैलेंजेस कई हैं। चुनौतियां क्या हैं सीबीआई की टीम के सामने जो इस मामले को अब इन्वेस्टिगेट कर रही है? ये देखिए, उन्हीं सबूतों पर जांच जो कि कोलकाता पुलिस से उसे मिले हैं, हैंडओवर हुए हैं। मृतका का अब दोबारा सैंपल नहीं मिल सकता। वारदात की जगह से सबूत खत्म हो चुके हैं। स्पॉट पर सैकड़ों लोगों के फुटप्रिंट्स मिले हैं। आप सोचिए, मौकाए वारदात पर ऐसी छेड़छाड़। स्पॉट के पास रेनोवेशन का काम करा दिया गया। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का आचरण भी एक बड़ी चुनौती है। एफएसएल ने सुसाइड के हिसाब से सबूत जुटाए। कोलकाता पुलिस के डीएनए रिपोर्ट पर ही अब जांच हो रही है। जितेंद्र, ऐसे में तो सीबीआई की टीम के सामने भी चैलेंजेस बड़े हैं, चुनौतियां बड़ी हैं। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई की टीम के लिए इस केस को सॉल्व करना बेहद मुश्किल है अभी फिलहाल इन हालातों में, क्योंकि कल जिक्र खुद सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में किया जो कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो स्पॉट था उसको प्रिजर्व नहीं किया गया, यानी कि उसको सुरक्षित नहीं रखा गया और काफ़ी सबूत है जो कि पूरे तरीके से मिट चुके थे। तो ऐसे में 5 दिन बाद जो सीबीआई ने सैंपल इकट्ठे किए मौका वारदात से, क्या वो इतने कारगर साबित होंगे कि उनसे इस केस को सॉल्व किया जा सकेगा। इसके अलावा संदीप घोष जो कि इस कॉलेज के मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं, उन्होंने जो अपने बयान दिए उनके बयानों में कहीं ना कहीं काफ़ी विरोधाभास है और उनके बयानों की पुष्टि करने के लिए उनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना बेहद जरूरी है। और पॉलीग्राफी टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी है? दरअसल सीबीआई ये जानना चाहती है कि चाहे संदीप घोष हो या फिर वो 4 जूनियर डॉक्टर्स हों जिन्होंने आखिरी वक्त मृतका के साथ डिनर किया था, उन्होंने जो बयान अब तक सीबीआई को दिए या फिर जो कोलकाता पुलिस को उन्होंने अपने बयान दिए, क्या वो बयान यकीन करने लायक हैं? तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर अब सीबीआई अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहती है, पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है और इस पॉलीग्राफी टेस्ट का जो नतीजा होगा उसके बाद आगे की जो दिशा होगी जांच की वो तय की जाएगी। हालांकि जो पॉलीग्राफी टेस्ट होता है उसकी अदालत के अंदर कोई मायने नहीं होते, ये दरअसल एसओपी के तहत आता है किसी भी जांच एजेंसी के लिए और उसी एसओपी को के तहत ये फिलहाल पॉलीग्राफी टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि आज कुछ लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है जिसमें संदीप घोष और इसके अलावा 1 या 2 जूनियर डॉक्टर। तो फिलहाल ये 3-4 दिन की प्रक्रिया होगी और आज संदीप घोष का जो पॉलीग्राफी टेस्ट है उसकी उम्मीद है कि वो हो सकता है। जी समीर, ठीक है, सबसे बड़ा मकसद जितेंद्र यही है पॉलीग्राफी टेस्ट का कि इस मामले में क्या सच छिपाने की कोशिश हुई है और कितने हद तक कोशिश हुई है, इसी बात का पता लगाने की कोशिश पॉलीग्राफी टेस्ट से की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। और अब आपको बता दें कि नेपाल हादसे से जुड़ी तस्वीरें आ गई हैं। भारतीय यात्री बस हादसे का शिकार हो गई, बड़ा हादसा हुआ है, बस नदी में गिर गई, भारतीय यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी है और इसकी तस्वीरें आ गई हैं। इस पूरे मामले पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए आगे बढ़ रही है टीम, जैसा कि हमारी जो सहयोगी जुड़ रही थी नेपाल से उन्होंने जानकारी दी। लेकिन ये देखिए तस्वीरें बस की, ये इतनी बड़ी खाई रही और उसके बाद नदी में गिर गई है। जो किनारा है नदी का वहाँ जाकर बस इस तरह से अटकी हुई है, ये पूरी पलट चुकी है बस। ये हादसा बहुत विभत्स है, भयानक हादसा हुआ है, सड़क हादसा हुआ है और ये यात्री बस रही, 40 यात्री इसमें सवार थे। यूपी नंबर की ये बस भी बताई जा रही है और पोखरा से काठमांडू जा रही थी ये बस। ये तस्वीरें आ गई हैं। तो देखिए, नेपाल में भारतीय यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तस्वीरें, इस दुर्घटना की पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के पास आ चुकी हैं। इंजना कार्की हमारी संवाददाता
थोड़ी देर पहले इस दुर्घटना के बारे में जानकारी दे रही थी कि किस तरह से ये पहाड़ी इलाका है, दुर्गम रास्ता है, बारिश हो रही थी और ये बस जो है ये नदी में जा गिरी है। ये तस्वीरें आप देखिए, जूम जब कैमरा होता है तो ये बस यहां पर नजर आती है। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि ये बस जो है इसका नंबर यूपी का है, यानी ये बस भारत की हो सकती है, यूपी की हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन 40 यात्री इस बस में सवार थे। निधि, उनकी जान पर बड़ी मुसीबत। और अगर समीर आप गौर से देखेंगे तस्वीरों को तो ये बस पूरी पलट चुकी है। नदी का ये किनारा है जहां पर बस पलट चुकी है और नदी का उफान भी देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती होगी रेस्क्यू ऑपरेशन की, क्योंकि दुर्गम रास्ता है, विषम इलाका है, तो ऐसे में यहाँ पर बस गिरी है। रेस्क्यू टीम पहुंच रही है, जैसे कि इंजना कुछ देर पहले हमारी सहयोगी नेपाल से बता रही थी और बता रही थी कि नेपाल प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले की जानकारी मिल गई है और अब वो रेस्क्यू टीम को पहुँचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब चुनौती ये होगी कि इसे रेस्क्यू जब किया जाएगा तो ये रेस्क्यू से जुड़ी हुई तस्वीरें भी सामने आएंगी। लेकिन लोग भी, स्थानीय लोग भी जमा हो गए जब ये बस हादसे का शिकार हुई और नदी किनारे इस तरफ पलटी हुई दिखाई दे रही है बस। बिल्कुल, और इस हादसे से जुड़ी अपडेट आगे भी हम आपको देंगे। फिलहाल इंजना हमारे साथ एक बार फिर कनेक्ट हो चुकी हैं। इंजना, कुछ पता चल पाया है बस एग्जैक्टली कहां की थी? बस का नंबर यूपी का बताया जा रहा था। अभी उन लोगों की हालत कैसी है, उन यात्रियों की हालत कैसी है जो इस बस में सवार थे? वो नंबर अभी पता चला, वो नंबर है वो यूपी का नंबर 53 ST 7623 नंबर का बस है। तनऊ के एनपहरा और इस जिले है, उसमें मत्स्यांगी नदी में गिर गया है। नदी के किनारे में थोड़ा वो वाला रास्ता थोड़ा परेशान था जाने के लिए, इसके लिए वो घटना हुआ चुका। वो नेपाल प्रहरी घटनास्थल में अभी तक पहुंच चुका है और नेपाल के विपद व्यवस्थापन का आदमी भी पहुंच चुका है और SSP माधव पौडेल के कमांड में 10 लोग अभी तक वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, कुछ लोगों को बचाया गया है? अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रहा है अभी तक कोई आदमी बच नहीं पाया, क्योंकि बस का हालत का नंबर भी इतना खराब है कि वो पहचान के लिए और पहचान न के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रहा है अभी तक वो आदमी, जो आदमी है, जो फिसर गया आदमी है, वो भी कंफर्म नहीं है ना। वो आदमी भी इतना आसान से नहीं मिल रहा है। सिर्फ 12-15 लोग का वो मौत का आदमी का वो लाश मिल रहा है। नहीं, आप मिल रहा है। इंजना, इस हादसे को लेकर क्या कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है? क्या इस हादसे में कुछ लोगों की जान भी गई है, आप ये कह रही हैं? और ये इंफॉर्मेशन क्या आ रहा है कि 12-15 लोग का अभी मौत हो चुका है और बाकी का तो कंफर्म नहीं है। बाकी कितना लोग वो हुआ, वो नदी के किनारे में गिर गए, उसके लिए निकालने के लिए भी बहुत परेशान हो रहे हैं। वो इतना नदी इतना गहरा था, इसके लिए निकालने के लिए भी बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन 10 नेपाल प्रहरी का 10 आदमी वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, कमान के लिए वहाँ पहुँच गया है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं इंजना, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार फिर से अपडेट लूंगी, लेकिन तस्वीरें लगातार आ रही हैं हमारे सामने। ये देखिए, अब ये जहाँ बस गिरी है, पलट कर गिरी है, इस खाई से गिर गई बस और उसके बाद जब नदी किनारे रेस्क्यू शुरू हुआ, ये रेस्क्यू की तस्वीरें आनी शुरू हो रही हैं। अब लोगों को निकालने की कवायद है। लोगों को देखिए बस के अंदर से निकाला जा रहा है, जो लोग चोटिल हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है और ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। अस्पताल पहुंचाने की अब कवायद होगी, लेकिन बड़ा हादसा हुआ है और जो रेस्क्यू टीम है वो भी इंजना बता रही थी पहुंच चुकी है। तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं और आशंका है कुछ लोगों की जान गई है इस बस हादसे में। इंजना, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था तो यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन वहाँ पे जितने भी जवान हैं, जो वहाँ की सेना है नेपाल की, वो पहुँची है रेस्क्यू करने के लिए और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। क्या अपडेट मिल रहा है इस हादसे से जुड़ा हुआ? जी, अभी वहाँ नेपाल आर्मी और नेपाल पुलिस के आदमी और जो नेपाल व्यवस्था विपद, वो अभी नेपाल का समिति है, वो ये टीम रेस्क्यू के लिए वहाँ वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अभी निकालने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जो आदमी का डेड बॉडी भी निकालने के लिए मुश्किल हो रहा है। थोड़ी देर में आएगा कि कितना लोग का डेड बॉडी हो चुका है, ये थोड़ी देर में ये खबर मिलेगा। इंजना, लेकिन इस वक्त घटनास्थल से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो अपने आप में भयावह हैं।
और जो घायल हैं वो बहुत बुरी तरह से घायल हैं। इस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लगे हुए लोग हैं वो घायलों को बचाएं और अस्पताल पहुंचाएं। अस्पताल यहाँ से कितनी दूर है, घटनास्थल से कितनी दूर है, कुछ जानकारी दे सकती हैं क्या? मुश्किल यही है कि यहाँ के जो बस गिर गया है वहाँ के स्थान से अस्पताल पहुँचने के लिए मिनिमम वो हियर स्टेशन भी है, मिनिमम लगेगा 1 घंटा। इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। एम्बुलेंस आ रहा है, वो रास्ते में है। वो जल्द से जल्द वो वहाँ के आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए नेपाल प्रहरी भी वहाँ है और मौजूद है, और बाकी और सारे आदमी भी मौजूद है। लेकिन वो जो मुश्किल है, रास्ता मुश्किल है। अभी भी बारिश हो रहा है, बहुत बारिश हो रहा है, कड़ा बारिश हो रहा है। इसके लिए वो निकालने के लिए परेशान हो रहा है। मेरे ख्याल में सारे लोग का इतना वो तो नहीं है। वो जो आदमी घायल है वो अस्पताल पहुंचने के लिए थोड़ा। इंजना, ये बताइए, ये इलाका भारतीय ये इलाका बॉर्डर से कितना दूर है, भारत के बॉर्डर से कितना दूर है? ये दूर है, ये दूर है क्योंकि नेपाल काठमांडू से 200 किलोमीटर है, सिर्फ 225 किलोमीटर है, और भारत के बॉर्डर से बहुत दूर है। तो इंजना बता रही हैं, एक एक डिटेल बता रही हैं, और ये तस्वीरें भी आ रही हैं सामने। तस्वीरें ज़रूर विचलित कर सकती हैं क्योंकि इस हादसे में चोटिल ज़्यादा हुए हैं लोग, और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है इस बस हादसे से जुड़ी हुई। बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी हो रही है, जैसे कि इंजना बता रही थी। बारिश यहाँ पर तेज़ हो रही है और नेपाल के तनाहुन इलाके में ये हादसा हुआ है, जो कि भारतीय सीमा से, भारतीय बॉर्डर से दूर है ये इलाका। इंजना, अभी इस वक्त प्रशासनिक तौर पर क्या औपचारिक डिटेल्स मिल पाई हैं, क्या बताया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? अभी यहाँ भी वो छलफल चल रहा है। यहाँ भी कितना लोग वो है कंफर्म तो नहीं है, लेकिन वो जो बोल रहा है, जो ऑफिशियली वो पुलिस ने दिया और विपद व्यवस्थापन समिति के जो आदमी ने दिया इंफॉर्मेशन की 12-13 लोग का मौत हो चुका है, वो निकालने के लिए नहीं पाया। वो डेड बॉडी निकालने के लिए भी मुश्किल है। जो बाकी घायल है वो अस्पताल पहुंचने में भी मुश्किल है क्योंकि एम्बुलेंस अभी रास्ते में कड़ा बारिश होने के कारण वो जो इलाके में जो एक्सीडेंट इलाके में पहुंचने के लिए वो एम्बुलेंस को भी कठिन हो रहा है। इंजना, आप नजर बनाए रखिएगा और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। फिलहाल बड़ी चुनौती नजर आ रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन को सही से अंजाम देने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रह रहकर बारिश भी हो रही है। इस इलाके में थोड़ा दुर्गम पहाड़ी इलाका है और अस्पताल यहां से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है। एम्बुलेंस अभी तक पहुंची नहीं है। घायलों की हालत काफी ज्यादा खराब है और कुछ यात्रियों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। नेपाल का ये तनाहुन इलाका है जहां पर ये बस जिसमें भारतीय यात्री सवार थे वो हादसे का शिकार हो गई है, एक नदी में जा गिरी है, और तस्वीरें घटनास्थल से जो सामने आ रही हैं वो भयावह हैं। तो इन दो बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक तो नेपाल में भारतीय यात्रियों की बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, और दूसरी तरफ कीव से लगातार हमारे पास अपडेट आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं ऐसे वक्त में जब 30 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है रूस और यूक्रेन की जंग को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कीव दौरा उम्मीदों से भरा है क्योंकि आज की तारीख में इस बाइपोलर वर्ल्ड में हर कोई या तो इस तरफ है या दूसरी तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतवर्ष इकलौता ऐसा मुल्क है जो अपनी भूमिका तटस्थ बनाए हुए है, शांति का पक्षधर है और लगातार यह कह रहा है कि यह युग युद्ध का नहीं है। बुद्ध के इन्हीं विचारों को लेकर यूक्रेन की धरती पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और थोड़ी देर में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच होने जा रही है मुलाकात। इस द्विपक्षीय वार्ता में निकलता क्या है? क्या शांति का कोई रास्ता तलाशने की कोशिश होगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, देखना होगा कि होता क्या है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तब की तस्वीरें हैं जब गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया प्रधानमंत्री मोदी का। जो विशेष ट्रेन से पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी कीव, और जो अधिकारी वहां पर डेलीगेशन मौजूद था उन्हें स्वागत किया गया, उनका स्वागत किया गया, और अभिवादन करते हुए हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं, हाथ मिलाकर उन्होंने अभिवादन किया।
द्विपक्षीय वार्ता होनी और ये बायलैटरल टॉक्स बहुत महत्वपूर्ण यूक्रेन के बीच में, भारत के बीच में, और ये ऐसे वक्त में सामने है जब युद्ध चल रहा है, युद्ध फुल स्केल में चल रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे तो वहां इस्कॉन से जुड़े कुछ यूक्रेनी नागरिकों से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनका हरे कृष्ण कहकर अभिवादन किया है। इस्कॉन से जुड़े उन्हीं लोगों से बातचीत की संवाददाता विपिन चौबे ने। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में थे तो जो भारतीयों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला है उसमें कुछ यूक्रेनियंस भी ऐसे थे जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और भगवत गीता का जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में वो बांट रहे हैं। और ऐसे ही इस्कॉन से रिलेटेड कुछ लोग मिलकर आए हैं। व्हाट्स योर नेम? Are you from Ukraine and have you met Prime Minister Modi and what type of meeting it is? Are you happy with the meeting of Prime Minister Modi? My name is Achyuta Priya Das. I'm originally Ukrainian. I'm 44 years in ISKCON. I joined 1980. And what we do here, we distributing Bhagavad Dharma, Bhagavad Gita with original Sanskrit texts and translation. What is the quote of this Bhagavad Gita? Can you repeat it? Yoga sanyasta karmanam jnana sanhina samshayam. Yes, and this message of Bhagavad Gita is eternal. Lord Krishna is eternal, of course, his words also eternal. And we hope that Prime Minister's visit to India would strengthen connections between India and Ukraine. And bring prosperity. what type of meeting it is? Are you happy with the meeting of Prime Minister Modi, and how much excited you are? Yeah, I'm very happy with this meeting. I understand that India have really interest in Ukraine, and this interest, first of all, cultural and peace. Peace. What is the hope of Ukrainians with this trip of Indian Prime Minister? We observe his endeavors in spiritual re-establishment of Indian culture throughout the world. After he established temple in Ayodhya, we observed it, and we also celebrated in our temple, which is, by the way, biggest in Europe. We have a biggest temple of ISKCON in Europe, and we are very appreciate his endeavors to promote not simply political but also spiritual culture of India throughout the world. And because of that, we are here, and we. Are you happy with this meeting? Of course, because. Are you hopeful with this meeting, with this tour? Immediately after I said to Prime Minister ISKCON, he immediately answered Hare Krishna. So ISKCON means Hare Krishna. Can you please repeat it? Immediately after I said to Prime Minister personally ISKCON, he immediately answered Hare Krishna. So it was beautiful. So I call his names. By the way, in 2 days here we celebrate Krishna Janmashtami. So because of that, I think maybe these occasions are connected with each other.